हेलो गाइस, तो आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वीन में। लास्ट टाइम हमने एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। पहले हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्योंकि जो भी हमारी इकोनॉमिक्स है वो क्या स्टैटिस्टिक्स पे बेस है। और स्टैटिस्टिक में क्या है, सबसे पहले हमें उसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब हमने आंकड़ों को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को, जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक और सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। पहली बात, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है। कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करना। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, जो चीज, जो हमारा पर्पस है, जो हमें चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और जो हमारे पर्पस है, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो हमें इकट्ठा करना है, उसे हम क्या कहते हैं, डाटा। वो डाटा फिर किसी भी रूप में हो सकता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या है, अलग अलग मेथड होंगे, क्योंकि एक ही टाइप से हर कोई अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए एक ही टाइप से क्या डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकता। जिसका जैसा पर्पस है वो उसी अकॉर्डिंग क्या अपने डाटा को कलेक्ट करता है। तो हम जो मेथड है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या है, टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा है, उसके भी टाइप है। टू टाइप्स होते हैं, क्या है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा सोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं और सेकेंडरी डाटा सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। जो प्राइमरी डाटा है, पहले हम इसको समझेंगे कि प्राइमरी डाटा क्या है। प्राइमरी डाटा क्या होगा, इसमें जो पर्सन, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं, जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो क्या पर्सनली जाकर डाटा कलेक्ट करेगा। उसको क्या है कि वो हर जगह उसको खुद जाना पड़ेगा उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। वो कहीं से भी क्या है डाटा को इकट्ठा नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा। मान लीजिए हमें कोई सर्वे करने के लिए दी गई है, तो वो सर्वे जब एक पर्सन घर घर जाकर खुद करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा। क्योंकि वो क्या है, वो पर्सनली जाकर हर किसी पर्सन से मिलकर आया है, तो वो क्या है, हमारा प्राइमरी डाटा। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी क्लास 11th में दो स्टूडेंट्स हैं, उनको कहा गया कि आप क्या कीजिए, हर क्लास में जाकर हर एक बच्चे की क्या करनी है, आपको जेब खर्च, जो पॉकेट मनी है, उसका पता लगाना है कि वो 1 वीक की पॉकेट मनी कितनी लेता है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स को ये बोला गया और दूसरे स्टूडेंट्स को ये बोला गया कि आपको ये पता लगाना है कि आपकी मासिक पॉकेट मनी कितनी है स्टूडेंट्स की, वो पता लगानी है। एक को बोला 1 वीक की और एक को बोला 1 मंथ की। तो वो क्या करेगा, जो 1 वीक वाला स्टूडेंट था उसने क्या किया, हर क्लास में गया, एक एक बच्चे से क्या है पूछकर उसने क्या उस डाटा को कलेक्ट किया। तो वो क्या था, प्राइमरी डाटा, क्योंकि उसने हर क्लास में जाके हर एक स्टूडेंट से वो डाटा कलेक्ट किया। जो सेकंड स्टूडेंट है, अब उसने क्या करना है, उसे पूरे मंथ का पता लगाना है। तो वो क्या करेगा, वो हर किसी स्टूडेंट्स के पास ना जाकर, जिसने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है 1 वीक का, उसके पास जाएगा। 1 वीक का जो उसने बनाया है, वो उसमें क्या है 3 वीक और ऐड करके क्या है उसका डाटा बना लेगा। तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्सेज। मतलब जो उसने क्या है, जो हर किसी स्टूडेंट्स के पास ना जा करके, जो उस 1 वीक वाले स्टूडेंट्स ने डाटा कलेक्ट किया, उससे ही डाटा कलेक्ट किया है। मतलब जो पहले से कलेक्ट हो चुका है उसी को यूज करना क्या होता है, हमारा सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा प्राइमरी डाटा में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट और सर्वे। इंटरव्यू भी आपको पता है, मान लीजिए हमारे स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह इंटरव्यू होते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, वो क्या करेंगे, पर्सनली बैठकर सामने वाले पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं।
जब वो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो क्या है, प्राइमरी डाटा, क्योंकि वो उस पर्सन से क्या है, फेस टू फेस कनेक्ट है, उन्होंने कहीं से डाटा ना उठाकर सिर्फ और सिर्फ उससे क्या है, डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरव्यू भी। एक्सपेरिमेंट में भी क्या हो सकता है, जैसे अभी आपको बताया, साइंटिस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या होगा, प्राइमरी डाटा। उसके बाद सर्वे, सर्वे में क्या होता है, 5 वर्षीय योजना होती है, बेरोजगारी का पता लगाना, या कोई भी ऐसी जो गवर्नमेंट सर्वे करवाती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, घर घर जाकर क्या है, कुछ पर्सन क्या करके आते हैं, सर्वे करके आते हैं। जो वो पर्सन घर घर जाकर सर्वे कर रहा है वो भी क्या है, प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो ये 3 क्या हुए हमारे प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, जो हम क्या करेंगे, प्राइमरी डाटा जो पहले से कलेक्ट हो चुका है उसको यूज करके, पर्पस हमारे अलग हो सकते हैं लेकिन हम वो डाटा क्या वहीं से ही कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे, सर्वे भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सर्वे करवाई, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने सर्वे करवाई अपने किसी और पर्पस के लिए, लेकिन अब क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उसको डाटा चाहिए, तो वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का डाटा उठाकर अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए क्या करेगी, वहां से डाटा को क्या कर लेगी, कलेक्ट कर लेगी, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी डाटा। एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे होगा, मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने पहले से एक्सपेरिमेंट कर रखा है, उसका पर्पस था किसी और चीज के लिए एक्सपेरिमेंट करना, बट किसी और साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी डाटा को उठाया, पर्पस कोई और है लेकिन डाटा क्या है, उसको उठाकर अपने दूसरे पर्पस को यूज बनाने के लिए उस डाटा को क्या है, यूज कर लिया, तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा। बट प्राइमरी डाटा हमेशा एक्यूरेट होते हैं, सेकेंडरी डाटा उनके मुकाबले कम एक्यूरेट होंगे, क्योंकि क्या है, पर्पस अलग हो सकता है, डाटा कलेक्ट किया हुआ है, वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और सर्वे के लिए डाटा कलेक्ट किया था। अब मान लीजिए उनका पर्पस कुछ और है, वो वहां पर डाटा अगर ठीक नहीं बैठा तो लास्ट में जाकर क्या होगा, सारा का सारा जो कंक्लूजन निकलेगा, पर्पस होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, कम एक्यूरेट होते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि एक्यूरेट होंगे, बट हमारा प्राइमरी डाटा क्या है, मोस्टली एक्यूरेट होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमने बात की प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ये थे हमारे टाइप्स। उसके बाद क्या है, इनको कलेक्ट करने के लिए भी क्या है, मेथड होते हैं। ये तो नहीं है कि हम, हमारा पर्पस मान लीजिए कुछ है, कुछ भी है पर्पस, हम एक ही पर्पस के लिए, मान लीजिए अब ये तो नहीं है कि घर घर जाकर सर्वे करें, तो इसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। अब हमारा पर्पस जल्दी कंप्लीट करने का है हमारे किसी टारगेट को, तो हम घर घर जाकर तो नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है, हम इसमें अलग अलग टाइप के मेथड अपनाते हैं जिससे क्या हम उसे जल्दी से जल्दी डाटा को कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। क्या है इनमें डिफरेंस, पहले ही मैंने आपको बताया था, एक डिफरेंस तो सबसे बड़ा क्या है, एक्यूरेसी। प्राइमरी डाटा में एक्यूरेसी क्या होती है, ज़्यादा होगी, और जबकि सेकेंडरी डाटा में क्या होगी, कम होगी। पहला हमारा डिफरेंस बनता है, डिफरेंस इज ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब जो पूरी तरह ओरिजिनल, इसमें क्या होगा, हमारे पास मोर ओरिजिनल होंगे, ठीक है, और इसमें क्या होंगे, हमारे पास लेस ओरिजिनल होंगे, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी डाटा है वो क्या है, हमें पहले से ही इकट्ठा किया हुआ है, हमने पर्सनली सबसे मिलकर इकट्ठा किया है, और जबकि ये क्या है, इसमें हमने जो प्राइमरी डाटा है उसी को ही उठाकर उस पर काम किया है, तो इसीलिए क्या है, इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ता, जबकि इसको क्या है, मॉडिफाई करना पड़ता है अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है, इसीलिए ओरिजिनलिटी इसमें ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी। उसके बाद सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग सुटेबल कौन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी वाले ज़्यादा सुटेबल होंगे जबकि सेकेंडरी वाले कम होंगे। क्यों,
क्योंकि जो प्राइमरी, जिन्होंने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया उनका पर्पस, उन्हें पता था कि हमने किस पर्पस के लिए डाटा को कलेक्ट किया है। जबकि सेकेंडरी डाटा में क्या है, पर्पस कुछ और था, उसको क्या किया, जो डाटा उन्होंने उठाया उसको तोड़ मरोड़ कर क्या उसमें अपना रखा है। तो क्या होगा, इसमें मोर होंगे और इसमें क्या होंगे, लेस होंगे। स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। उसके बाद क्या है, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ऑब्वियसली ये भी क्या है, इसमें ज्यादा कॉस्ट आएगी और इसमें क्या होगी, कम होगी। अब मान लीजिए इसने तो क्या है, हर जगह जाकर पर्सनली जाकर डाटा कलेक्ट किया, तो जानने में क्या है, टाइम भी कंज्यूम होगा। तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इन कलेक्शन की जगह एक पॉइंट हम टाइम का भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक्स्ट्रा में पॉइंट बनाना है तो हम टाइम का पॉइंट भी बना सकते हैं, एक्यूरेसी का पॉइंट भी बना सकते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए 3 हमें बुक में दिया हुआ है, हमें सिर्फ वो ना करके हम अपने माइंड से और पॉइंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें कॉस्ट भी ज्यादा आएगी क्योंकि वो पर्सन क्या कर रहा है, खुद पर्सनली जाकर डाटा को कलेक्ट करके ला रहा है, तो उसका टाइम भी ज्यादा लगा, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा लगी। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होगा, उसको जैसा मिला उसने वहां पर उसको वैसा यूज कर लिया, उसको तो इकट्ठा करने की, कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उसका टाइम भी सेव हुआ और कॉस्ट भी बची। एक सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले सकते हैं गूगल का। ठीक है, अब गूगल में क्या है, आप गूगल ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इसमें क्या है, जो लोग वीडियो डाल रहे हैं उस डाटा को डाल रहे हैं, अब उनका तो खुद का पर्सनली डाटा है ना, उन्होंने खुद इकट्ठा किया, उसको उस चीज के बारे में विचार किया, उसको सोचा और समझा और फिर उसमें डाला। तो हमने क्या किया, वहां पर उसका टाइम भी लगा, उसकी कॉस्ट भी लगी, सब कुछ मेहनत भी ज्यादा लगी। तो वो क्या किया, उन्होंने गूगल पे डाल दिया, इंस्टा, यूट्यूब सब पे डाल दिया। तो ये क्या था, प्राइमरी डाटा। अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ भी वैसी उससे रिलेटेड कोई भी चीज करनी है, चाहे हम स्टडी से रिलेटेड करते हैं, कुकिंग से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, सीधा गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, हम वीडियोस देख लेते हैं। तो वो हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा। वहां पर क्या है, हमारा टाइम भी बचा, कॉस्ट भी बची और मेहनत भी बची। तो वहां पर क्या होगा, ये सब चीजें क्या होंगी, लेस होंगी। लेकिन यही चीज क्या है, उसमें हमारे को ओरिजिनलिटी भी कम मिलेगी, स्टेबिलिटी भी कम होगी हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, और क्या है, हमारे टाइम और कॉस्ट भी क्या है, कम या ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंस थे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में। पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन था कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या है। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ डिफरेंस क्या है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेथड कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड क्या हैं, क्योंकि एक ही मेथड से हम कभी भी डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे +1 हो, चाहे बीकॉम हो, एमकॉम हो, ये वाला क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का। चाहे वो आपसे इसका डेफिनेशन और डिफरेंस पूछ ले, चाहे आपसे मेथड पूछ ले, लेकिन इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ डाटा। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा या मोड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे 5 टाइप्स के क्या है मेथड होंगे, लेकिन हम इस टॉपिक पे इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही मेथड के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट 3 मेथड है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आपको मेथड के नाम से ही पता चल गया होगा कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है। जो पर्सन क्या करेगा, डायरेक्ट मतलब सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करेगा जा करके, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो क्या होगा, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो जो पर्सनली जा करके क्या है, सेल्फ
है ये जो हमारा मेथड है, जो सेल्फ स्टडी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो क्या करेगा, खुद जा करके क्या कर रहा है, डाटा को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो ये पर्सन जाकर डाटा को कलेक्ट कर रहा है, अब ये कहाँ जाकर डाटा को कलेक्ट कर रहा है, जहां पर जो इसका पर्पस है, जिस चीज का इसको पता लगाना है, उसी जगह पर जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, पहली बात, जो डाटा कलेक्ट करने जा रहा है वो पर्सन कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसको क्या है, काम करने की लगन होनी चाहिए। अगर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको काम करने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो क्या है, अच्छे से डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकेगा। तो क्या है, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, काम के लिए, अपने काम के लिए वफादार होना चाहिए, और जो दूसरा जहां जाकर उसे डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, जहां जा रहा है वहां के लोगों का, उसको रहन सहन, उसके रीति रिवाज, क्यों उनके जीवन शैली का उनको क्या है, पता होना चाहिए, ताकि वो जब जाए उनके पास डाटा कलेक्ट करने के लिए, उन्हीं की भाषा में क्या है उनको समझा सके और डाटा को कलेक्ट कर सके। अब मान लीजिए इसमें क्या है, आपको एक एग्जांपल देते हैं। इसने क्या करना है, मजदूरों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, जो एम्प्लॉयमेंट है उनके क्या है, मजदूरों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना, स्थिति क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मजदूरों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना। इसमें वो क्या करेगा, वहां किसी फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में जा करके वो वहां के ओनर से, मतलब मालिक से ना मिल करके मजदूरों से मिलता है। किससे मिलता है, मजदूरों से। तो जब वो मजदूरों के पास डायरेक्ट जाएगा तो उन्हें वहां के मजदूरों के रहन सहन, रीति रिवाज, सब चीज की भाषा का पता होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, उनसे डायरेक्ट डाटा को कलेक्ट कर सकता है। तो क्या होगा, ये हो गया हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिस जिस चीज को जो पर्पस हमें सॉल्व करना है उसी के पास जाकर के क्या है, डाटा को कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, हमारे हर एक मेथड के स्टेबिलिटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है, उपयोगिता क्या है, उसमें क्या क्या गुण है और क्या उसके अवगुण है, तो हमें उन सब चीजों के बारे में बात करनी है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या है, साथ साथ आप लिखते जाइए। तो बात हम करेंगे अब इसमें क्या है, इसका पहला हमारा क्या है, हमने बात कर ली कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, जो अनुसंधान करता है, इन्वेस्टिगेटर है, वो समय जाकर के क्या है, डाटा को कलेक्ट करेगा और उनसे कलेक्ट करेगा जिन चीज का उसको पता लगाना है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया मजदूरों का, मजदूरों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, तो वो फैक्ट्री या कहीं साइट पर जाकर वहां के मालिक से ना मिल करके मजदूरों से मिलकर क्या उस डाटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो उस जो इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या होना चाहिए, पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति। ठीक है, तभी वो क्या है, उस डाटा को अच्छे से कलेक्ट कर पाएगा। तो हमने अभी तक बात की थी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या स्टेबिलिटी है, क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए हमारी इसके अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी ये वहाँ उपयुक्त है जहाँ पर हमारे को क्या है, पूरी एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए पूरी। ठीक है, दूसरा ये ओरिजिनल मिलते हैं हमें। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, जहां पर हमें अपने डाटा को क्या है, सीक्रेट रखना है, वहां पर ये काम आएंगे। चौथा, जहां पर लिमिटेड एरिया होता है, अगर लिमिटेड एरिया से ज्यादा होगा तो वहां पर क्या है, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा एरिया हो जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगी, इसीलिए एरिया क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए।
ओरिजिनलिटी पूरी होगी, इसमें एक्यूरेसी होगी, ठीक है। और जहां पर हमारे डाटा को क्या है, हमें सीक्रेट रखना हो, ठीक है। तो ये हमारी स्टेबिलिटी है जहां पर ये मेथड क्या है, अप्लाई होगा। उसके बाद कुछ मेरिट्स होंगी, हर एक मेथड की अपनी मेरिट्स हैं, अपनी डीमेरिट्स हैं। ये तो है नहीं कि हर जगह ही एक मेथड चल जाएगा, नहीं। तो अपनी मेरिट्स हैं और अपनी ही डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, जो हमने सेम स्टेबिलिटी में लिखा है वही हमारी मेरिट्स बन सकती हैं। मेरिट्स इसके गुण क्या होंगे, ये एक्यूरेट होंगे क्योंकि हमने पर्सनली इन्वेस्टिगेशन की है। उसके बाद ओरिजिनल होंगे क्योंकि ये भी हम क्या है, एक एक पर्सन से जाकर क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। रिलायबल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है, मान लीजिए हम जिस पर्पस के लिए गए हैं वो तो हमें मिली ही मिली है इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड हमें और भी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन मिली तो क्या है, उससे रिलेटेड हमारे काम आ सकती है, हमारे पर्पस में यूज करने के लिए, तो वो भी क्या है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी होती है, लोचशील होंगी, इसको हम थोड़ा क्या है, अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन डाटा को क्या है, चेंज भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, एक रूपता होती है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो एक समान हमें मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारी मेरिट्स थी कि हमारे इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमारे क्या क्या इसमें गुण निकल के आते हैं। डीमेरिट्स क्या है, इसमें क्या क्या हमारे दोष हैं कि हम इस मेथड को कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, जहां पर डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, मतलब उस एरिया में कवर करना इसको मुश्किल हो जाएगा जहां पर क्या वाइड एरिया होगा, मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र क्या है, फैला हुआ होगा, वहां पर हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या है, उस इन्वेस्टिगेटर की मेहनत, टाइम, कॉस्ट तीनों क्या है, ज्यादा लगेंगी। और फिर भी क्या पता उससे क्या है, इतना सारा डाटा कलेक्ट ना हो सके। मान लीजिए अब एरिया बड़ा है, उसने वो थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर लिया, बाकी एरिया उसने छोड़ दिया। अब मान लीजिए जो एरिया छोड़ा है वहीं पे क्या है, ज्यादा बेनिफिट वाला डाटा हो, तो इसमें क्या होगा, जहां पर एरिया बड़ा है वहां पर ये मेथड यूज नहीं होगा। पर्सनल बाइस, पर्सनल बाइस मतलब जो व्यक्तिगत पक्षपात होते हैं अनुसंधानकर्ता के, वो भी क्या है, इसके बीच में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इससे वो क्या होता है, पर्सनली जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वहां पर थोड़ी क्या हो जाएगी, अनएक्यूरेसी आ जाएगी। उसके बाद कॉस्टली, पता ही हमें, अगर वो क्या है, कॉस्ट ज्यादा होगी, जो वो पर्सनली जाकर के डाटा को कलेक्ट करता है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। लिमिटेड कवरेज, क्षेत्र क्या है, सीमित है, अगर क्षेत्र ज्यादा में हमें इस मेथड को अप्लाई करना है तो हम नहीं कर सकते। लिमिटेड कवरेज है, लिमिटेड क्षेत्र में ये मेथड क्या अप्लाई होगा। अगर ज्यादा हमें जो रिसर्च करनी है, अपना डाटा कलेक्ट करना है, तो वो इस मेथड पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट मेथड था, जिसमें हमने पढ़ा कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है, और ये कहाँ सुटेबल है, क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो आप नाम से ही पता चल गया होगा कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझ आ गया, जो अप्रत्यक्ष पहले हमने पढ़ा था, डायरेक्ट जो मतलब प्रत्यक्ष वो फेस टू फेस जाकर डाटा को कलेक्ट कर रहे थे। अब क्या है, इनडायरेक्ट ओरल, मतलब इनडायरेक्ट ओरल, ओरल का मतलब जो मौखिक डाटा कलेक्ट करेंगे इन्वेस्टिगेटर, वो करेंगे, ठीक है। इसमें आपको एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल ये मिल सकता है। वैसे तो हम पहले वाला एग्जांपल को मॉडिफाई यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे वहां पर मजदूरों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना था तो मजदूरों से जाकर मिल रहे थे, बट अब इसमें क्या है, इनडायरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो वहाँ का मालिक होगा, फैक्ट्री या जो भी साइट होगी, मिल होगी, वहाँ का जो मालिक होगा, उससे जाकर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मजदूरों की आर्थिक स्थिति का पता लगाएंगे। ये था पहला एग्जाम्पल जिसको हमने मॉडिफाई कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है,
कि इसमें बोला है इनडायरेक्ट ओरल, मतलब वो मेथड जिसमें जिस पर्सन का प्रत्यक्ष रूप से वो काम नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उससे क्या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस पर्सन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसका उस पर्पस या ऑब्जेक्टिव से कोई भी लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और कोर्ट है, कोर्ट में कोई भी केस होता है उसमें बहुत सारे विटनेस होते हैं। ठीक है, विटनेस होंगे, लेकिन उन विटनेस का क्या, उस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो विटनेस सिर्फ इसलिए है कि हम उनसे क्या है इनडायरेक्ट ऑरल रूप से क्या है डाटा को कलेक्ट कर सके, ताकि हम उस केस के बारे में और ज़्यादा जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो ये क्या, इसीलिए क्या होता है कि ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जिस पर्सन का उस चीज से कोई लेना देना या उस केस से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों से भी क्या है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, वो भी ओरल रूप से, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है दोस्त, तो हमारा ये वाला मेथड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। समझ आ गया क्या होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद इसकी भी स्टेबिलिटी है, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। स्टेबिलिटी आपको पता चल गई होंगी। तो पहला क्या था हमारा, जो हमने पहला मेथड पढ़ा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो, उसमें क्या था कि जहाँ पर एरिया क्या होगा, छोटा होगा, वहाँ पर मतलब लिमिट एरिया होगा, वहाँ पर ही हम उसको क्या कर सकेंगे, डाटा को कलेक्ट कर सकेंगे, वहाँ पर वो मेथड अप्लाई होगा। लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या है, जहाँ पर हमारा एरिया क्या है वाइड एरिया हाउस होगा, वहाँ पर क्या है हम इस डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो जहाँ पर हमें क्या है, हमें लगता है कि हमारा एरिया बहुत ज़्यादा है हमें डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे। नो डायरेक्ट इंट्रैक्शन, नो डायरेक्ट इंट्रैक्शन का मतलब जिन लोगों से जो हम जिनसे हमें डायरेक्ट डाटा कलेक्ट करना है उनसे सीधा सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो भी हम वहाँ पर ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को मेथड को अप्लाई करेंगे। जहाँ से हमें डायरेक्ट सूचना लेनी है वहाँ से हमें नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, जो उससे रिलेटेड पर्सन है उनसे इस डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लेस नॉलेज। लेस नॉलेज किन के लिए, लेस नॉलेज जिनसे हमें डाटा कलेक्ट करना है। मान लीजिए हमें जिन मजदूरों से डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन उन्हें क्या है उस चीज़ के बारे में नॉलेज है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे क्या बोलना है क्या बताना है, तो जिनके पास लेस नॉलेज होती है वहाँ पर भी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लेस, अगर मजदूरों के पास लेस नॉलेज है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन वहाँ के उनके ओनर से तो मिलकर डाटा को कलेक्ट कर ही सकते हैं। तो वो क्या हो गया, ओनर का कोई लेना देना नहीं है उससे, तो लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर भी एक विटनेस बनकर क्या कर रहा है, हमें अपने डाटा को कलेक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन। जब हमें क्या है एक्सपर्ट के ओपिनियन की राय जानना जरूरी हो जाता है, वहां पर भी इस मेथड को अप्लाई करेंगे। जैसे हमें मजदूरों का पता है कि वो हमें डाटा दे देंगे, हमें बता देंगे कि कैसे क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी क्या है हमें एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी हम ये क्या है मेथड स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है जहाँ पर इस मेथड को हम स्टेबल मानते हैं। स्टेबल भी मानते हैं तो यही मेरिट्स बन जाएंगे। मेरिट्स में क्या होगा, वाइड कवरेज, जहाँ पर एरिया ज़्यादा है उस एरिया को कवर करने हैं, वाइड कवरेज करने में क्या है ये हेल्प करता है ये मेथड। ठीक है, तो ये इजीली हो जाता है, इसीलिए ये क्या होता है लैक्स एक्सपेंसिव होता है। हमें एक एक पर्सन, एक एक मजदूर के पास जाने की बजाय क्या है हम एक ही पर्सन से क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट के ओपिनियन, जब हमें क्या है एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत होती है, तभी हम, एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, बहुत ज़्यादा क्या है एक्यूरेसी लानी है अपने पर्पस में, तो हमें एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मान लीजिए मजदूरों से कर रहे हैं, हाँ इन डायरेक्ट डायरेक्ट जाकर
वो कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या उनकी अगर लेस नॉलेज है तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वो हमें डाटा सही से प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा पर्पस भी क्या हो जाएगा, सारे के सारे पर्पस क्या होंगे, खराब निकलेंगे। तो हमें क्या है, एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। फ्री फ्रॉम बाइस मतलब ये क्या होता है, पक्षपात पूर्ण होते हैं, इसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता, पक्षपात रहित होंगे ये, ठीक है। सिंपल, ये एक सिंपल मेथड है। इसमें क्या होगा कि जो सिंपल है, इसमें सबसे पर्सनली ना जा करके इनडायरेक्ट वे में हम एक ही पर्सन से क्या डाटा को कलेक्ट करवा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। हमारी डीमेरिट्स क्या है, लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए जिससे हम जिसका उस केस से या उस सर्वे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमें लेस एक्यूरेट हो जाएंगे वो हमारे लिए, क्योंकि वो क्या, वो हमें सही से डाटा ही नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा, तो वो क्या करेगा, उसमें अपनी रुचि नहीं दिखाएगा जिस जो हमें डाटा दे रहा है, तो इसीलिए हमारे डाटा क्या हो जाएंगे, लेस एक्यूरेट हो जाएंगे। बाइस्ड मतलब पक्षपात होगा, मान लीजिए जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, पक्षपात भी कर सकता है डाटा देने में, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, हमारी डिमेरिट्स अवगुण बढ़ जाएंगे। रॉन्ग कंक्लूजन, जब मान लीजिए जिसने डाटा देना है वो हमें डाटा ही नहीं सही से प्रोवाइड करवा पा रहा, तो जब हमारे डाटा करने का कोई हमें हमारे पास एक्यूरेट डाटा ही नहीं आया जिससे हमें अपने पर्पस को पूरा करना है, तो हमारे कंक्लूजन भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, हमारे सारे के सारे कलेक्ट किए डाटा का क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये क्यों होगा, क्योंकि जब जिससे हमें डाटा कलेक्ट करना है वो डाटा देने के लिए क्या है, रुचि ही नहीं दिखा रहा, या कुछ और रीज़न हो सकते हैं जिससे वो हमें सही डाटा प्रोवाइड ना करवाए, तो वो भी क्या है हमारे लिए हमारे कंक्लूजन को क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे। तो गाइस हमारे पास ये दो मेथड थे, तो इसमें जो हमने पढ़ा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और दूसरा अभी हमने पढ़ा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो आगे ये थे, अभी तक दो मेथड पढ़े हैं, इस वीडियो में हम दो ही मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 3 मेथड्स और हैं उसके साथ। तो हमारे इस वीडियो में आपको जो भी कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो और आपकी इस वीडियो के लिए कोई भी राय हो, ओपिनियन हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। बाय।